बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, लाइक ज़रूर कर दिया करें, शुक्रिया। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। तुम हर वक्त करीब रहती हो, मुझे छूती रहती हो। मैंने रवानी और बेध्यानी में कहा, तुम शादीशुदा मर्द हो, तुम्हें ऐसी जाहिलाना बातें ज़ेब नहीं देती। तुम खूब समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मुझसे बगल गिर होने के बाद अगर अब तुम नॉर्मल हो चुकी हो तो हम दोबारा काम की बातें शुरू कर दें। मैंने रसानियत से पूछा, माजी को कभी कभी दोहराते रहा करो, मैं बेचैनी से तुम्हारी दावत की मुंतजर रहूंगी। इसने बेबाकी से मेरी तरफ देखते हुए कहा, मैंने इसे ये समझाने की कोशिश नहीं की कि जिस्मो जान के करीबी राब्ते मंसूबा बंदियों से परवान नहीं चढ़ते। ऐसे रंगीन हाथ से बस अचानक रूनुमा होते हैं और वो लम्हात गुजर जाने के बाद आदमी सोचता रह जाता है कि वो सब क्यों और कैसे हो गया। मर्दो जान इस कायनात के दो बरकी सरे हैं, जो तन्हाई में करीब आते हैं तो शोला लपकता है मरासम की बेहजाबी, और कुरब के लिए तन्हाई एक जबरदस्त आमल का किरदार अदा करती है। खलवत में गुनाह का बीज बहुत तेजी से फलता फूलता है और अपने कैफो सरूर में हर दो फरीकों को बहुत दूर तक ले जाता है, जहां नजरों में एक दूसरे के सिवा कुछ बाकी नहीं रहता। वो बात ज्यादा नहीं बड़ी थी, मगर इस वक्त भी यही हुआ था। एक एक करके सब चले गए और वीरा के जहन में शैतान ने डंक मारकर इसे बहका दिया। ड्राइंग रूम की महदूद सी खलवत इस बहकावे के लिए जरखेज थी। वीरा को मुझ पर हावी होने का मौका मिल गया। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मुझे खामोश पाकर वीरा ने टोका, तुम लाजवाब बातें करती हो, मैं क्या जवाब दूं? मैं तुम्हारी नजरों का सुरूर देख रही थी, तुम्हारे बुशरे की तहरीर पढ़ रही थी। तुम खुद भी किसी दुनिया में खोए हुए थे। इन लम्हों में मुसरतें कशीद कर रहे थे और इन्हें तूल देने के ख्वाहां थे। मुझे मालूम है कि चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। तुमने अपनी जात पर पारसाई का एक खौल मंड लिया है। अंदर से तुम वही पुराने डैनी हो जो हर लम्हे मेरे कुरब के ख्वाहां रहा करते थे। तुम इन पादरियों जैसे हो गए हो जो मजमों में मुकद्दस लिबास ओढ़कर दीन और तसलस की बातें करते हैं, खलवत में रूहानी पालीदगी के बहाने कम सिन रहबाओं के जिस्मों से खेलते हैं। इनका जाहिर इनके बातिन की पर्दादारी करता है। तुमने फिर ये बातें शुरू कर दी। मैंने इसे घूर कर कहा। वो एक अदा से अपना सर झटक कर हंस पड़ी और बोली, बस बहक जाती हूँ। दरअसल मैं ये कह रही थी कि तुम मेरे सामने बनने की कोशिश मत किया करो। जो दिल में आता है वो खुल कर कह दिया करो। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि इस बारे में गजाला को एक लफ्ज भी नहीं बताऊंगी। हर बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे दरमियान रहेगी। मुझे ये फरेब ना दो। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, औरत ने आदम को जन्नत से निकलवाया था, तुम मुझे घर से निकलवाओगी। गजाला बहुत बड़े दिल की लड़की है। वो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानती है, लेकिन हर बात नजरअंदाज करती है। इसने सही मानों में तुमको अपना मजाजी खुदा बनाया हुआ है। वो किसी हालत में तुमसे आंखें नहीं फेरेगी। अव्वल खान अपने काम से निकल गया, तुम ये किसे ले बैठी? मुझे फिक्र है कि शोभराज कहाँ मर गया। हो सकता है कि वो कहीं जाकर मर ही गया हो। ज्यादा जख्मी हो जाने के बाद खून बहुत तेजी से जाया होता है। बर वक्त तिब्बी इमदाद न मिले तो जख्मी को बचाना नामुमकिन हो जाता है। मुझे खुशी हुई कि इस बार मेरी कोशिश बराबर हुई थी और इसने बातों की रवानी में अपना पसंदीदा मौजू छोड़कर शुभराज की बात शुरू कर दी थी। मर गया है तो इसकी लाश मिलनी चाहिए ताकि ये किस्सा खत्म हो। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर मानीखेज अंदाज में मुस्कुराती रही। अहमकों की तरह क्या मुस्कुराए जा रही हो? चंद सानियों के इंतजार के बाद मैंने झुंझलाकर कहा, कोई बात जहन में आ रही है तो बोलती क्यों नहीं? यूं नहीं बोलूंगी, अपने सीने से लगाओ फिर बताऊंगी। वो इठलाकर बोली। मैं बिन्नाकर अपनी जगह से उठा, बाजू पकड़कर वीरा को इसके सोफे से उठाया और फिर अचानक इसे पूरी कुव्वत से अपने बाजुओं में बेंच लिया। वीरा के होंठों से एक सिसकारी सी निकली और वो मिनमिनाई और जोर से बेंचो, इतना कि मेरी पसलियां टूट जाएं। मैंने मशीनी अंदाज में इसे अपने बाजुओं की मजबूत गिरफ्त से आजाद कर दिया और गुस्सीली आवाज में कहा, बको, तुम क्या बकना चाह रही थी? गुस्से में कितने अच्छे लगते हो। वो मेरे चेहरे के सामने अपने दाएं हाथ की
उंगली निचाते हुए बोली, गाल तमतमाने लगते हैं, फुंगी सुरख हो जाती है, आंखें माथे पर चढ़ना शुरू हो जाती हैं, अच्छी भली सूरत बिगड़कर कार्टून बनने लगती है। वीरा, बाज औकात तुम बहुत दिच कर देती हो, किसी दिन मैं मार मार कर तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। मैंने गुस्से और बेबसी से कहा, किसी दिन का इंतजार क्यों कर रहे हो, ये नेक काम अभी तक क्यों शुरू नहीं कर दिए। इसने एक नशीली मुस्कुराहट के साथ कहा, ओह खुदाया, कितना मजा आएगा, तुम मुझ पर हाथ उठाओगे। मैं भी आसानी से दबने वाली नहीं हूँ, मैं तुर्की बे तुर्की जवाब दूंगी, हाथापाई होगी, फिर हम दोनों आपस में गुत्थम गुत्था हो जाएंगे, फिर तुम मुझे गिरा लोगे और मेरे ऊपर चढ़कर बैठ जाओगे। मेरे लिए ये सब कितना सनसनीखेज और हिजान अंगेज होगा, तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आओ, इस वक्त मैदान साफ है, कोई बचाने वाला नहीं है, दोनों नौकर दखल देने की हिम्मत नहीं करेंगे, ये समझकर सहमे रहेंगे कि हम दोनों आपस में लड़ रहे हैं, जिंदगी का मजा आ जाएगा। इस वक्त तुम्हारी जहनी रो बहकी हुई है, तुम बात करने के काबिल नहीं रही हो। वीरा हंस पड़ी, और मुझे तुम पर रहम आ रहा है, एक बात कह रहे हो और इससे फिर रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या चाह रहे हो। इस वक्त की तन्हाई से वीरा को शय मिल रही थी, इसके तेवर बिल्कुल ही बदले हुए थे। मैंने इसके मुंह लगना मुनासिब न समझा और शिकस्त खोरदा अंदाज में सर झुकाकर दोबारा अपनी जगह पर आकर बैठ गया। अब किसी उदास बेवा की तरह मुंह लटका कर न बैठो। चंद सानियों तक दिलचस्पी से मेरा जायजा लेने के बाद वो पुरसकून आवाज में बोली, शुभराज का सुराग लगाना है तो इससे सैटेलाइट फोन पर राब्ता क्यों नहीं कर लेते। इसकी जुबान से वो तजवीज सुनकर मैं उछल पड़ा। वो बिल्कुल सामने की और आसान सी बात थी। मैंने उछल कर जकांद लगाई और वीरा के लबो रुखसार पर बोसों की बरमार कर दी। कभी कभी वो कफन फाड़ कर बोलती थी और अपनी जुबान की जरा सी जुम्बश से कोई मुश्किल गुत्थी निहायत आसानी से सुलझा देती थी। तुम दरिंदे हो। चंद सानियों बाद वो अपना दाहिना रुखसार सहलाते हुए शोखी से कह रही थी, तुम्हारे दांत बहुत तेज हो गए हैं, गजाला आएगी तो ये निशान इसकी अकाबी नजरों से पुशीदा नहीं रह सकेंगे, वो मुझसे नाराज हो जाएगी। ये तुम्हारी शानदार तजवीज की बेसाख्ता दाद थी। मेरी इस हरकत से किसी नारवा खुशफहमी में मुब्तला न हो जाना। तो मैं गजाला को बता दूं कि तुम अब मुझे जुबान के बजाय लबो दंदां से दाद देने लगे हो। वो एक कहकहा लगाकर बोली, शराफत से अपने कमरे में जाओ और हल्का सा मेकअप कर लो, सब निशान छुप जाएंगे। मैंने गौर से इसके चेहरे का जायजा लेते हुए कहा और फोन की तरफ मतवज्जो हो गया। 1 मिनट ठहरो, मैं कमरे से होकर आती हूँ, अभी शोभराज से बात ना करना। वो ये कहती हुई तेजी से अपने कमरे की तरफ चली गई। मैंने वक्त गुजारने के लिए सिगरेट सुलगा ली। मैंने दिल ही दिल में तजिया किया तो पूरी नेक नीति के साथ इस नतीजे पर पहुंचा कि मेरा दिल भी किसी न किसी हद तक वीरा की तरफ मायल रहता था। वो जारहाना मिजाज की मालिक थी और हमेशा पेशकदमी इख्तियार करती थी, इसलिए मैंने रफ्ता रफ्ता गुरेज का रवैया इख्तियार कर लिया था। मैं जानता था कि मैं इसकी अना को मजरू किए बगैर इसे कितना ही गुरेज इख्तियार करूं, वो अपने जज्बों के इजहार से कभी बाज नहीं आएगी। सच बात यह है कि इसके साथ ऐसी अचानक झड़पों से मुझे एक अजीब सी तस्कीन मिलती थी। वो मेरे लिए हलक की हड्डी बनी हुई थी, उगल सकता था ना निगल सकता था। इसे धुतकारना मेरे दिल और ज़मीर को गुवारा नहीं था। गजाला के होते हुए इस सुबक अंदाम मैविश को अपनाना महाल था। वो इस रमज को समझती थी, इसलिए जिस हाल में थी खुश थी। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि दूसरों की मौजूदगी में मोहतात रहती थी। तकलिया मुयसर होता तो वो मेरे सर चढ़कर नाजो नखरे दिखाती थी। मेरे नीम हौसला अफजा रवैये से इसने कभी नाजायज फायदा उठाने की कोशिश नहीं की थी। वो अपने कमरे से हल्का सा मेकअप करके वापस नमूदार हुई तो शोला ज्वाला बनी हुई थी। ब्लश की हल्की सी तह से इसके चेहरे की जिल्द मखमल की तरह हमवार हो गई थी। कहीं कोई निशान नजर नहीं आ रहा था। इजाजत हो तो अब शोभराज को देख लूं। मैंने इसके चेहरे का नाकदाना जायजा लेते हुए पुरमजा अंदाज में पूछा। सैटेलाइट फोन शायद इसे अपनी जान से ज्यादा अजीज है। अगर वो जिंदा है तो अपनी कॉल खुद ही रिसीव करेगा। मैंने नंबर मिलाया। एक रेडियाई गूंज के साथ राब्ता कायम हुआ और दूसरी तरफ घंटी बजने लगी। इस दौरान में वीरा अपने लिए सिगरेट सुलगा चुकी थी। वक्त रेंग रेंग कर गुजर रहा था। यके बाद दीगरे 3 तवील घंटियां बज चुकी थीं, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी महसूस होने लगी। शायद
शायद मेरा शिकार अपनी मौत आप मार चुका था। चौथी घंटी शुरू होने के बाद मेरे कान में शोभराज की नकाहत ज़दा हेलो गूंजी। लहजा वही था, अंदाज तहकमाना था, लेकिन आवाज बहुत कमजोर थी। मुबारक हो, तुम खासे धूम धड़के के साथ पाकिस्तान वापस आए हो। मैंने इसकी आवाज पहचान कर खुशी से कहा। खुशी इसकी वापसी की नहीं थी, मुझे इस बात की खुशी थी कि मैंने वीरा के मशवरे पर अमल करके अपने गुमशुदा शिकार का सुराग लगा लिया था। डैनी, इसने तारुफ के बगैर मेरी आवाज पहचान ली और बेसाख्ता कहा, तुमने मेरे साथ दगा की है। मेरा मुकद्दर यावरी न करता तो मैं मारा गया था। मैंने दगा की है? मैंने तहैयर ज़दा आवाज में सवाल किया। मैंने मोटरसाइकिल पर आने वाले दोनों हमला आवरों को देखा था। तुमने चालाकी से काम लिया और किराए के ऐसे आदमियों को मेरे पीछे लगाया जो देखने में अमरीकी मालूम हो रहे थे। तुम मुझसे पहले ही कह चुके थे कि वो लोग आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तुम समझ रहे थे कि इस तरह सारा शुबा निक पर आएगा, तुम साफ बचे रहोगे, लेकिन मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली। तुमने मुझसे खुली बादअहदी की है। मैंने बहुत तहम्मुल और हैरत से इसकी पूरी बात सुनी। जब वो खामोश हुआ तो मैंने कहा, ये जहर किसने उगला है? वो मेरे आदमी नहीं थे। तुम मुझे उल्लू नहीं बना सकते। ये मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हारे वादे पर एतबार कर लिया। तुम्हारे सिवा यहाँ मेरा कोई दुश्मन नहीं है। वो 100% अमरीकी कमांडोज थे, किराए के आदमी नहीं थे। मैं कैसे मान लूं? मैं इन लोगों के लिए अहम काम कर रहा हूँ। वो बरसों से मेरे मुरब्बी और साथी रहे हैं। इन्हें यकायक मुझसे क्या परखाश हो गई कि इन्होंने मुझे सफाई का कोई मौका दिए बगैर मरवाने का फैसला कर लिया। तुम निक हार्वे से बात करो, तुमको अपने इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं इससे बात कर चुका हूँ। अमरीकी चेहरे पहचान लेने के बाद मेरा ख्याल इसी की तरफ गया था। वो अब भी मेरा दोस्त और बही ख्वाह है। इसने मुझसे शिकायत नहीं की। मेरे साथ पेश आने वाले रूह फरसा वाक़े पर शुरू से आखिर तक हमदर्दी का इजहार करता रहा। मेरी समझ में नहीं आता कि वो मुझे क्यों मारना चाहेगा। तो क्या इसने तुम्हें बताया है कि वो आदमी मेरे भेजे हुए थे? इसने ऐसी कोई बात नहीं कही। वो रास्तगो आदमी है। शोभराज निक के गुण गा रहा था। इसने ये जरूर कहा कि वो हमला मेरे किसी दुश्मन की तरफ से किया गया था। कोबरा का दरमियानी किरदार इसके लिए बहुत अहम है। इसके खो जाने से इसका सारा निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। इसे ये जानकर सदमा हुआ था कि सफेद फम हमला आवरों की वजह से मैंने इस पर शुबा किया था। निक बहुत चातर आदमी था। इसने बहुत होशियारी से काम लेते हुए अपने दामन की स्याही मेरे चेहरे पर थोपने की कोशिश की थी। निक की मालूमात के मुताबिक मैं यानी डैनी कर्नल दावर की कैद में था, इसलिए इसने मेरा नाम नहीं लिया था। शोभराज के सामने अपनी पोजीशन की वजाहत पर इत्तफाक किया था। वो लोमड़ी की तरह बल्कि इससे भी ज्यादा चालाक था। इसने शोभराज के साथ हमदर्दी का इजहार करके और किसी किस्म की कोई शिकायत न करके इसे बावर करा दिया था कि वो हमला अमेरिकी कैंप की तरफ से नहीं किया गया था। इस वक्त शोभराज के सामने इसका सबसे सरगर्म दुश्मन मैं था। निक की वजाहत कबूल कर लेने के बाद मंतकी तौर पर इसका ध्यान मेरी तरफ जाना चाहिए था। इसने अपने तौर पर यह समझ लिया था कि मैंने इसे 2 दिन की मोहलत देने के बजाय वादा खिलाफी करते हुए इसकी जिंदगी का चिराग फौरी तौर पर गुल करने की कोशिश की थी। चंद लम्हों के लिए मैं चकराकर रह गया। फौरी तौर पर मेरी समझ में नहीं आ सका कि शोभराज की वो संगीन गलतफहमी रफा करने के लिए किस रुख से बात करूं। तुमको मालूम है कि आजकल कराची अमरीकियों के लिए मरगट बना हुआ है। मैंने संभाला लेकर अपनी बात शुरू की। यहाँ किराए की बात दूर है, असल अमरीकी भी बहुत कम देखने में आते हैं। तुमको ये सोचना चाहिए कि मैं इन्हें कहाँ से लाता। मुझे ये सोचने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ कि यहाँ तुम मेरे इकलौते दुश्मन हो। मेरे साथ जो कुछ हुआ है इसमें सिर्फ तुम्हारा हाथ हो सकता है। इसकी आवाज तलख हो गई। इस वक्त मेरे सीने, शाने और गर्दन पर जख्म है। अभी मैं डॉक्टर के मशवरे से आराम कर रहा हूँ। सेहतयाब होते ही तुम्हारा हिसाब बेबाक कर दूंगा। तुम कहाँ हो? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मेरे कानों में इसकी जहरीली हंसी की आवाज गूंजी। फिर वो बोला, तुम राजमहल की दीवारों से अपना सर फोड़ते रहो, कहीं तुम्हें मेरा साया नहीं मिल सकता।
सकेगा। इलाज के लिए मैंने रपोशी इख्तियार कर ली है। अब मैं इस वक्त मंदिर आम पर आऊंगा जब फजा में मंडलाते हुए खतरात के बादल छट जाएंगे और तुम्हारा सफाया हो चुका होगा। निक पक्का मुनाफिक है, बोदीदा दिलेरी से झूठ बोल रहा है। मैंने अपनी तशवीश को छुपाते हुए जवाब दिया। पजेरो वाले हादसे के बारे में जो बातें कल तक सिर्फ मुझे मालूम थी और पूरी तरह सीगा राज में थी, वो फैल रही हैं। पुलिस को सरगर्मी से मैरी क्लार्क की तलाश है, जिसे तुम्हारी पजेरो में राजमहल से बाहर लाया गया था। मेरी तरह निक भी ये जान चुका है कि मैरी क्लार्क के बेस में वीरा राजमहल में गई थी। तुमने ये खबर इन लोगों से छुपाए रखी कि तुमने वीरा को पकड़ लिया है और आखिरकार वो हमारे कब्जे से निकल गई। इनके लिए वीरा बहुत अहम थी। तुमने इसको पकड़ लेने का किस्सा छुपाकर इनसे गद्दारी की है। मैंने खुद इससे बात की है। इसने मुझसे इस बारे में कोई शिकवा नहीं किया। शिकवा करके वो तुम्हें होशियार कैसे कर देता। इस बार तुम अपनी किस्मत की खूबी से बच गए। अगली बार वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो अपने गद्दारों और दुश्मनों के साथ यकसा सलूक करते हैं, तुमको माफ नहीं करेंगे। इस बार वो बुरी तरह चौंका था। ये जुमला तुम्हारा नहीं है। क्या इस बारे में निक से तुम्हारी कोई बात हुई थी? वो बहुत नाजुक सवाल था। मैंने इसे घुमाने के इरादे से पूछा। तुम किस फिक्रे की बात कर रहे हो? गद्दारों और दुश्मनों वाली बात तुमने कहाँ सुनी थी? निक हार्वे, टॉम पेट्रिक और एडी हॉक। मैंने अपने जहन में उभरने वाले तीनों नाम दोहराते हुए कहा। ये सब इस मुल्क के दुश्मन हैं। वो इसी असूल पर काम करते हैं। वो नाकामियों को दरगुजर कर देते हैं, गद्दारी को माफ नहीं करते। वीरा को इनसे छुपाकर तुम इसी जुर्म के मुर्तकिब हुए हो, लेकिन राजमहल के अंदर की बात इसे कैसे मालूम हो सकती थी? इसकी कम फहमी पर मैंने हल्की सी हंसी के साथ कहा। वो आलमगीर नेटवर्क चलाते हैं, हर बात से बाखबर रहने का फन जानते हैं। राजमहल के मुलाजमों में इनके मुखबर भी हैं। वो तुमसे तनख्वाह लेते हैं और निक के लिए काम करते हैं। इसका इन्हें इनाम मिलता है। ये भी हो सकता है, लेकिन मेरा जहन तुम्हारी कहानी को कबूल नहीं कर रहा। अपनी पोजीशन बचाने के लिए तुम निक को लपेट रहे हो। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं पहले भी कह चुका हूँ और अब फिर अपनी बात दोहरा रहा हूँ कि आज से 2 दिन की गिनती शुरू हो गई। परसों शाम तक तुम्हारे तायब होने के शवाहद सामने आने शुरू न हुए तो मैं तुम्हारे खून का प्यासा बन जाऊंगा। मेरा जहन माऊफ है, मगर मेरा ये फैसला अटल है कि अब मैं खतरात टलने से पहले सामने नहीं आऊंगा। मुझे अंदाजा होता कि यहाँ मेरे खून के प्यासे फिर रहे हैं तो मैं बैंकॉक से हरगिज वापस न आता। मेरा ख्याल है कि तुम आए नहीं हो, जबरदस्ती बुलाए गए हो। इस बार मुझे बरजस्ता वो बात सूझ गई और मैंने बिला तामल कह डाला। ये तुम कैसे कह रहे हो? मेरी जुबान से हकीकत हाल का इजहार सुनकर वो बुखलाकर हकलाने लगा था। शायद मेरा वो तीर निशाने पर बैठा था। मैंने कहा, मुझसे ज्यादा सवालात मत करो, मैं सवाल सुनने का आदी नहीं हूँ। तुम ये देखो कि मैं क्या कह रहा हूँ और इसमें कितना वजन है। तुमने मुझे हिलाकर रख दिया है। इसका मतलब है कि मैं यहाँ भी महफूज नहीं हूँ। इसकी आवाज से फिक्रमंदी और मायूसी का इजहार हो रहा था। तुम कहाँ हो? मैंने नरमी से सवाल किया। मैं एक गलती दोहराने का कायल नहीं हूँ। मैंने निक को बता दिया है कि मैं कहाँ हूँ। अगर वही मेरा छुपा हुआ दुश्मन है तो मैं यहाँ भी महफूज नहीं हूँ। इसके आदमी किसी भी वक्त यहाँ घुस सकते हैं। बहुत अच्छा किया कि तुमने ये बात मुझे बता दी। अब तुम्हारा दुश्मन आसानी से तुम्हारी नजरों में आ जाएगा और तुम मेरी तरफ से अपना दिल साफ कर लोगे। वो कैसे? सुबराज का वो सवाल बेसाख्ता था। मैंने लम्हा भर के बाद कहना शुरू किया। तुम खामोशी से अपना ठिकाना बदल लो। निक अपने आदमियों की नाकामी पर मुश्तिल होगा। इस वक्त पूरे शहर में सिर्फ वो तुम्हारे मौजूदा ठिकाने से बाखबर है। वो नाकामी का अजाला करने के लिए तेजी से दोबारा वार करेगा। जगह बदल लेने के बाद तुम महफूज रहोगे। नाकामी दोबारा इसके आदमियों का मुकद्दर बनेगी। मौजूदा ठिकाने पर हमला होता है तो ये बात साबित हो जाएगी कि निक ही तुम्हारा दुश्मन है। तुम ज़हीन हो। सुबराज की आवाज सपाट थी। जख्मों से ज्यादा खून बह जाने की वजह से मेरा जहन पूरी तरह साथ नहीं दे रहा। ये तरकीब बहुत आसान और महफूज है। अगर निक मुझे गद्दार समझ रहा है तो वो आज की रात जाया नहीं करेगा। ये बात तय है कि तुम इस वक्त राजमहल में नहीं हो। मैंने तस्दीक चाही। मेरे असाब जरूर बिखरे हैं, मगर अभी मैं इतना दीवाना नहीं हुआ कि राजमहल में जाकर अपने दुश्मनों के
खुले निशाने पर बैठ जाता ताकि आओ और मुझे मारकर चले जाओ। अगर तुमने अपने आदमी राजमहल पर लगाए हुए हैं तो इन्हें वापस बुला लो। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं आ सकता कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ। सुनील भी तुम्हारे साथ है? मैंने रवा रवी में पूछा। अचानक वो तुम्हें क्यों याद आ गया? मेरे सवाल पर वो भड़क उठा। मर्सिडीज से सिर्फ 2 लाशें बरामद हुई हैं, सुनील इनमें शामिल नहीं था। वो भी कहीं न कहीं जेरे इलाज है। शुभराज का जवाब मुबहम था। सुना है कि तुम इसे शहर से बाहर भेजकर इसकी बीवी को राजमहल में बुलाते रहे हो और खतरी जात की वो औरत एक बरहमन की हवस का खिलौना बनने में फख्र महसूस करती है। ये बात तुमने किससे सुनी? फिर सवाल किया तुमने। मैं कह चुका हूँ कि मैं ज्यादा सवाल सुनने का आदी नहीं हूँ। मैं किसी की चोरी नहीं करता। नीच जात की औरतों पर मेरा हक बनता है। ये किस वेद में लिखा हुआ है? मैं वेद नहीं पढ़ता, पंडितों पुजारियों से यही सुना है। सुनील का भी यही हाल है। वो समझता है कि इसकी बीवी को अपने पहलू में जगह देकर तुम इसकी इज्जत अफजाई करते हो। ये धर्म की बात है। नीच जात की औरतें ऊंची जात के पंडितों से मिलाप करती हैं तो इनके दर्जे बुलंद होते हैं। मैं धर्म के साथ दुनियादारी का ख्याल रखता हूँ। इसे इनामो कराम से इतना नवाजता हूँ कि वो खुश रहता है। और जब ऊंची जात की कोई औरत किसी नीच मर्द से मिलाप करे तो क्या होता है? क्या मर्द के दर्जे बुलंद हो जाते हैं? मैंने काटदार लहजे में पूछा। ये कष्ट है, पाप है। ऐसी औरत को जो सजा न दी जाए वो कम है। इसने बेसाख्ता जवाब दिया। फिर कहा, ये तुम क्या गंदी बातें ले बैठे? बात ऊंची जात के हिंदुओं की अय्याशी की हो रही थी तो शुभराज को अपने धर्म की बारीकियां सूझ रही थी। वही मौजू आला जात की औरतों की आवारगी की तरफ मुंतकिल हुआ तो शुभराज को इन बातों में यकायक गंदगी नजर आने लगी। इस वक्त मुझे इससे कोई मुहाज आराई मकसूद नहीं थी, इसलिए मैंने बात आगे बढ़ाने के बजाय खामोशी इख्तियार कर ली। वरना ये आज भी एक हकीकत है। जात पात का कड़ा तरजीही निजाम हर रोशन ख्याल हिंदू के लिए शर्मिंदगी और नदामत का सबब बनता है। तुमसे कल बात की जाए तो तुम ज्यादा बेहतर पोजीशन में होगे। मैंने चंद लम्हों के सुकूत के बाद नरमी से कहा। मुश्किल ये है कि मेरे पास तुमसे राब्ते का कोई जरिया नहीं है, वरना मैं अपनी सहूलत के मुताबिक तुमसे बात कर लेता। शायद कल भी मेरी मरहम पट्टी में काफी वक्त लगेगा। तुमने ड्रेसिंग के वक्त फोन किया तो मैं तुमसे बात नहीं कर सकूंगा। ऐसा हो तो जवाब जरूर दे देना, मैं दोबारा फोन कर लूंगा। शुभराज से बात खत्म हो जाने के बाद वीरा मुझे आंख मारते हुए बोली, पानी हमेशा नशीब की तरफ जाता है, इसी तरह बौखलाया हुआ मर्द अपनी महबूबा की तरफ जाता है। आज तुम्हारे जहन पर यही सब खराफात सवार हैं। मैंने तुर्शी से कहा, कुछ देर के लिए खामोश बैठी रहो, मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। मैंने सबसे पहले जलाल को ताज़ा तरीन खबर से आगाह किया। वो राजमहल के तवाफ में कई घंटे बर्बाद कर चुका था। इसे ये सुनकर मायूसी हुई कि शुभराज ने जख्मी होने के बाद अपने घर का रुख नहीं किया था बल्कि कहीं और पनाह ली थी। बहरहाल इसे इस बात की खुशी थी कि इसका मजीद वक्त बर्बाद होने से बच गया था। वो अपने 2 मातहतों के साथ मुसलसल राजमहल की निगरानी में उलझा हुआ था। इसने चंद कामों से निमट कर हमारी तरफ आने का वादा किया और बात खत्म हो गई। जलाल को ब्रीफ करने के बाद मैंने अव्वल खान से राब्ता किया और इसे बताया कि शुभराज से मेरी बात हो जाने के बाद किसी को राजमहल की तरफ भेजने की जरूरत नहीं रही थी। वो इस वक्त अपने शनासा अखबारी नुमाइंदे के साथ मुलाकात में मसरूफ था। अव्वल खान की जुबानी वो इतला पाकर मैंने एक लम्हे के लिए सोचा कि अखबारात में शुभराज के करतूतों की तशहीर का मामला 1-2 रोज के लिए मौखर कर दूं, लेकिन फिर इरादा तर्क कर दिया। शुभराज के साथ तसादम नागजीर हो चुका था। वो पाकिस्तान में मौजूद था। आसार ये बता रहे थे कि फौरी तौर पर कानून इसके खिलाफ हरकत में नहीं आ सकेगा। इसकी सरकोबी के लिए जो कुछ करना था हमको अपने तौर पर करना था। मेरा ख्याल है कि अब तुम अपने जरूरी कामों से निमट गए हो। दूसरी कॉल खत्म होने के बाद वीरा ने सिगरेट का धुआं फजा में बखेरते हुए कहा, अगर तुम कोई माकूल बात करना चाहती हो तो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। मैंने जवाब दिया, मैंने तुमसे एक सवाल किया था, इसका जवाब
तुम पर कर्ज है। आफतज़दा मर्द अपनी महबूबा को गोली मारकर नशीब में खड़े हुए पानी में डूबकर खुदकशी भी कर सकता है। इसके रवैये का इन्हिसार इस बात पर है कि महबूबा कैसी है और इसकी उम्र क्या है। मैंने फाड़ खाने वाले अंदाज में कहा, तुम ख्वाह पेचोताब खा रहे हो, मैं काम की बात कर रही हूँ। इसने संजीदगी से कहा, फर्ज करो कि मर्द शुभराज हो और सुनील की बीवी इसकी महबूबा या रखेल हो तो क्या होगा। ओह, मैं चौंक कर सीधा होकर बैठ गया। क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि शुभराज ने सुनील के घर पर पनाह ली हुई है? चाह नहीं रही, बल्कि मैं यही कह रही हूँ। इसकी आवाज से जाहिर हो रहा था कि तुम्हारी जुबान से सुनील का नाम सुनकर वो बुरी तरह चौंका था। हाँ, मुझे याद है वो बुरी तरह चौंका था। मैंने कहा, लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका है। वो अपनी जान के बदतरीन खौफ में मुब्तला है। हो सकता है कि इसने मेरे मशवरे पर अमल करते हुए अब तक वो ठिकाना छोड़ दिया हो। हमें इससे कुछ नहीं लेना, इसे निक का इम्तिहान लेने दो ताकि इसे यकीन हो जाए कि इस पर कातलाना हमला करने वाले तुम नहीं थे। फिर इस सारी बहस का क्या फायदा? मैंने इसे घूर कर पूछा। अमेरिकी कैंप को आजकल हमारी तरफ से बहुत ज्यादा ढील मिली हुई है। इस मौका से फायदा उठाकर क्यों ना इनको थोड़ा सा रगीद दिया जाए। वीरा ने तजवीज पेश की। ख्याल बुरा नहीं है, मैंने इसकी तायद की। इंतहाई बुरा, बल्कि बिल्कुल वाहियात है। बाहर राहदारी में से सुल्तान शाह की आवाज आई और वीरा के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। चंद सानियों के बाद वो गजाला के पीछे पीछे आ गया। तुम मेरी किस बात को वाहियात कह रहे थे? वीरा ने इससे पूछा। वही जो तुम कह रही थी, सुल्तान शाह ने पैर पर पैर रखकर बेनियाजी से कहा। मैं यही पूछ रही हूँ कि तुमने मेरी जुबान से क्या सुनकर अपनी कीमती राय सादर की थी? पता नहीं, मैं फजूल बातें ज्यादा देर तक याद नहीं रखता। हाँ, तो मैं कह रही थी कि वो लोग इस ठिकाने पर आएंगे और अपने मतलूब आदमी की तलाश में नाकाम होकर वापस लौट जाएंगे। वीरा ने इसे अक्सर नजरअंदाज करके मुझसे कहना शुरू कर दिया, मगर हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम पहले से वहाँ छुप कर तमाशा देखते रहेंगे। वो लौटेंगे तो हम यकायक इन पर हमला कर देंगे। इनमें से एक आध मर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी कोशिश होगी कि किसी को जिंदा पकड़ लें। सुल्तान शाह से सब्र न हो सका। इसने बेताबी से वीरा की बात काट कर कहा, ये तुम मामले में किन लोगों की बात कर रही हो? मतलूब आदमी कौन है? ये इशारे किनाइए मेरे सर पर से गुजर रहे हैं। इनका सर पैर क्या है? वो तुम्हारे लिए नहीं है। डैनी समझ रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ। तुम्हारे लिए ये सब वाहियात बातें हैं। इन पर अपना नन्ना सा सर न खपाओ। अरे हाई, सुल्तान शाह इधर उधर देखते हुए बोला, तुम दोनों इतने बड़े घर में अकेले बैठे हुए हो। ये अव्वल खान कहाँ चला गया? निचले बैठे रहो, ज्यादा चर्ब जुबानी दिखाने की कोशिश न करो। वो 2 मिनट पहले उठकर एक जरूरी काम से गया है। वीरा गुर्राई। इसे वो काम तुम ही ने समझाया होगा। वो सर हिलाते हुए बोला, तुम्हें अव्वल खान क्यों याद आ रहा है? इसके होने या जाने से क्या फर्क पड़ता है? गजाला ने हंसते हुए सुल्तान शाह को मजीद उकसाने की कोशिश की। यहाँ की फजा साफ नहीं है। सुल्तान शाह ने एक बहुत गहरा सांस लेकर कहा, नामहरम मर्द और औरत को तन्हाई मैसर हो तो इनके दरमियान शैतान जरूर कूद पड़ता है। और फिर यहाँ तो औरत भी वीरा खानम है। तुम देख नहीं रही कि ये बिल्ली की तरह बनाओ श्रृंगार करके बैठी हुई है? अरे हाँ, गजाला इसी बेपरवाना हंसी के साथ वीरा की तरफ मतवज्जो हो गई। आज तुम्हें मेकअप करने का ख्याल कैसे आ गया? कभी कभी आ ही जाता है। वीरा ने हल्की सी खिफत के साथ बात शुरू की और मैंने इसकी शर्मिंदगी का अंदाजा करते ही बात दरमियान से उचक ली। तुम दोनों ने आते ही मूड बर्बाद कर दिया। इस वक्त हम शुभराज के बारे में सोच रहे थे। कुछ पता चला कि वो कहाँ गायब हो गया। शुभराज का नाम सुनते ही सुल्तान शाह अपनी चौकड़ी भूलकर राह रास्त पर आ गया। सैटेलाइट फोन पर डैनी ने इससे बात की है। वीरा ने मुझसे पहले बोलना शुरू कर दिया और फिर एक ही सांस में इन्हें सब कुछ बताती चली गई। तुम्हारा नजरिया बहुत जानदार है। गजाला ने पूरी बात सुनकर वीरा की तायद की। शुभराज के सुनील के घर पर पाए जाने के इम्कानात बहुत कौवी हैं। सुनील भी वहीं होगा। सुल्तान शाह ने रायजनी की। इसके होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने हकारत से कहा, वो एक बेगैरत शोहर है। सब कुछ जानते बूझते हुए अनजान बना हुआ है। वो अपनी बीवी के साथ मिलकर अपने वली नेमत की खिदमत कर रहा होगा। इस वक्त वो क्या खिदमत करेगा?
वो खुद जख्मों से चूर होगा। गजाला बोली, इस औरत के लिए ये बड़ा कड़ा इम्तिहान होगा। वीरा ने कहा, एक बिस्तर पर इसका महबूब पड़ा है और दूसरे पर शोहर, दोनों जख्मों से बेहाल हैं। वो किसे देखेगी? वो सबराज को देखेगी। सुल्तान शाह के पास जवाब तैयार था, क्यों? वो औरत है, इससे वफा की उम्मीद ही नहीं की जा सकती। ये ऐसा ही है जैसे आम के पेड़ में पपीता आने की तवक्को की जाए। सुल्तान शाह ने संजीदगी से एक अनोखी मिसाल पेश कर दी। ये तुम पर चोट है। वीरा ने गजाला को बरगलाया, तुम भी एक औरत हो। मैंने ये बात सब औरतों के लिए नहीं कही। सुल्तान शाह ने बौखलाकर अपनी बात की तौसीह की, वैसे तो तुम भी औरत हो, लेकिन इतनी बेवफा नहीं हो। बिला वजह मक्खन लगाने की कोशिश न करो। वफा मुझे छू कर भी नहीं गुजरी। वीरा के लिए इसकी राय से मुत्तफिक होना नामुमकिन था। वो कह रही थी, मेरे मिजाज में वफा होती तो अपने वतन को छोड़कर पाकिस्तान आती और ना यहाँ अपने हम वतनों से लड़ रही होती। इनके दरमियान नोक-झोंक का सिलसिला चल पड़ा। मैंने इन सब से लातलगी इख्तियार करके अपनी आंखें मूंद ली और सुनील के घर के बारे में वीरा की तजवीज पर गौर करना शुरू कर दिया। जलाल आया तो शाम का अंधेरा गहरा हो चुका था, रोशनियां जला दी गई थी। इससे मिलते हुए मैंने महसूस किया कि वो कुछ मुज़हमल और बददिल सा हो रहा था। कमाल है कि किसी को भी पहले इसके सैटेलाइट फोन का ख्याल नहीं आया। इसने हमारे साथ बैठते हुए कहा, ताजमहल के पीछे मेरा बहुत सारा वक्त बर्बाद होने से बच जाता। पहले फोन किया जाता तो शायद जवाब ही ना मिलता और हम अंधेरे में टामक टोइयां मारते रह जाते। मैंने जवाब दिया। इस वक्त भी इसकी आवाज से जाहिर हो रहा था कि वो सख्त तकलीफ और अजियत में मुब्तला है। इसने सिर्फ जख्मों का जिक्र किया है, लेकिन मुझे शुबा है कि गोलियों से इसकी कोई हड्डी भी टूटी है। मुझे तसल्ली है कि वो पाकिस्तान ही में है। इसके गायब होने से मैं शदीद ज़हनी परागंदगी का शिकार हो गया था। मैं भी इस खलजान से गुजरता रहा हूँ। मैंने हंस कर कहा, इस उलझन में तुम अकेले नहीं थे, सबको परेशानी लाहक हो गई थी। तुमने वहाँ काफी वक्त गुजारा है। ये सुनाओ कि हादसे के बाद राजमहल के क्या हालात हैं? इस पुरशकू इमारत के दरो दीवार से उदासी टपक रही है। फाटक और दरवाजे मुसलसल बंद हैं। हाद ये है कि अंदर से चिड़िया का कोई बच्चा भी बाहर नहीं निकला। यूं मालूम हो रहा है जैसे सारे मुलाजमीन अंदर किला बंद होकर बैठ गए हों। मेरा वहाँ फोन करने का इरादा था। मैं सुबराज से मुलाकात के बहाने से वहाँ जाना चाहता था। मैंने एयरपोर्ट पर सुनील को बता दिया था कि मैं शाम को राजमहल आऊंगा, लेकिन तुम्हारे तजर्बे की रोशनी में मैंने वो इरादा मुलतवी कर दिया। अब ये पता चल चुका है कि सुबराज और सुनील वहाँ नहीं हैं। फिर भी मेरी राय है कि हम में से किसी न किसी को वहाँ जाना चाहिए। पता चलना चाहिए कि वो सब अंदर मैसूर होकर क्या कर रहे हैं। आज का वक्त गुजर गया। मैंने वॉल क्लॉक पर नजर डालकर कहा, कल सुबराज से बात करने के बाद ही मैं कर्नल दावर बनकर वहाँ जाऊंगा। तुम इस वक्त भी कोशिश कर सकते हो। अभी रात ज्यादा नहीं डली। सुबराज राजमहल से राब्ते में होगा। इसे कर्नल दावर की आमद की खबर मिली तो वो उलझ जाएगा। आज की रात इसे यकसू होकर ये इत्मीनान कर लेने दो कि डैनी नहीं बल्कि निक इसके खून का प्यासा हो रहा है। इस कातलाना हमले की नाकामी ने सब कुछ चौपट करके रख दिया। वो एक गहरा सांस लेकर मायूसाना लहजे में बोला, इस्लामाबाद में क्या हो रहा है? मैंने पूछा। कुछ भी नहीं हो रहा, मैं इसी जमूद पर कुड़ रहा हूँ। वहाँ बैठे हुए बूझ बजकड़ न जाने किस वक्त का इंतजार कर रहे हैं। वो सब इसके सियासी मर्तबे से मारूफ बल्कि खाइफ नजर आ रहे हैं। तुमने हर एक को अपना हमनवा बना लिया था, फिर ये ताखीर क्यों हो रही है? मेरा डायरेक्टर पाकिस्तान का सदर या वजीर आजम इसके वारंट पर दस्तखत नहीं करेगा। ये काम किसी मुतलका मजिस्ट्रेट को करना है। वो डरे हुए हैं, बाजी उलट गई तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। दस्तखत करने वाला अताब में आ जाएगा। मैं असबात में सर हिलाकर रह गया। वो इन मजबूरियों का तफसीली जिक्र पहले भी कर चुका था। आसार ये बता रहे थे कि धूल बैठने से पहले इस्लामाबाद वाले टस से मस नहीं होंगे। कल हालात एक नई करवट लेंगे। अव्वल खान को मैंने मिशन पर लगा दिया है। कल के कम अज कम एक बड़े अखबार में सुबराज की पूरी राम कहानी आ जाएगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।